नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल आर्य है और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझनी है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे साथ इस वीडियो सीक्वेंस में बने रहिएगा। इन वीडियोस के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। चलिए आज की क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर से जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। चलिए इसे समझ लेते हैं एक बार। इसमें ना दो टर्म आपको नज़र आ रही होगी। एक को आप हेलो एल्केन कहते हैं और दूसरे को आप हेलो एरीन कहते हैं। देखो, हेलो वर्ड जो है यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है हेलोजन को। हेलोजन और हेलोजन होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट ग्रुप नंबर 17 के मेंबर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर द मेंबर्स जिनको आप बार बार केमिस्ट्री में डील करते हैं, जिन्हें आप हेलोजेंस कहते हैं। अब हेलो एल्केन वर्ड निकल के आता है कि जो आपके एल्केन्स होते हैं हैविंग जनरल फॉर्मूला CN H2n plus 2, like if the value of n is equal to 1, the simplest alkane would be CH4 methane। अब मीथेन में एक कार्बन जिसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है, क्या होगा अगर आप वन ऑफ द हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे यूजिंग ए हेलोजन। सो हेलोजन एक्स है आपके, तो हमने क्या किया कि भाई आपके एक हाइड्रोजन को एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो ये जो मॉलिक्यूल बनते हैं रिजल्टेंट में, इन्हीं को ही हम हेलो एल्केन्स के नाम से जानते हैं। यानी हेलो एल्केन, उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव को हेलो एल्केन कहते हैं। वहीं अगर एक वर्ड आ जाए जो सेकंड वर्ड है यहाँ पे हेलो एरीन्स है। हेलो अगेन आपका हेलोजन को इंडिकेट करता है और दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है इसे आप एरीन्स कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है एरोमेटिक कंपाउंड्स को। एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कुछ सर्टेन रूल्स और क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। जैसे वैसे तो एरोमेटिक शब्द का मतलब एरोमा से आता है, यानी इनकी स्पेसिफिक एरोमा होती है, स्मेल होती है। लेकिन कुछ रूल्स हैं ऐसे जिनको जो कंपाउंड फॉलो करेगा तभी वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज वो एरोमेटिक नहीं। और ये हमने क्लास 11th की केमिस्ट्री में पढ़े हैं। मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दूं तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होना है तो उसे साइक्लिक हो। कोई भी स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं हो सकता है, उसके लिए उसे साइक्लिक होना पड़ेगा। रूल नंबर 2 ये कहता है कि साइक्लिक होने के साथ साथ उस कंपाउंड को प्लेनर भी होना पड़ेगा। प्लेनर का मतलब है कि भी उस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को एक प्लेन में लाई करना चाहिए। एक्स वाई प्लेन में आप इसे ड्रॉ कर पाओ, वाई जेड प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में, किसी भी एक प्लेन में उस पूरे मॉलिक्यूल को आ जाना चाहिए। अब यानी वो साइक्लिक होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए। थर्ड रूल कहता है कि उसके अंदर डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। देखो, डीलोकेलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज, यानी उसके अंदर डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल होनी चाहिए। अच्छा, डीलोकेलाइजेशन पहचाननी देखो, अगर आपके कभी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट हो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब होता है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस काइंड का सिस्टम प्रेजेंट हो तो ये कॉन्जुगेशन में होते हैं। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमेशा डीलोकेलाइज्ड हो सकते हैं, यानी यहाँ वर्ड अगर आपको समझना है, लोकेलाइज्ड का मतलब है लोकेशन का फिक्स होना। जैसे कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन अगर मैं बनाता हूँ, यहाँ पर जो बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड है इन बिटवीन द टू। अगर मैं सेम तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी बनाऊं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके यहाँ पे भी, अब दो बॉन्ड अगर बनते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, 3 बॉन्ड बनते हैं तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या है, लोकेलाइज्ड हैं। लेकिन जैसे ही ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं वैसे ही ये मूव करने लगते हैं, ये अपनी लोकेशन बदल पाते हैं। तो जिनकी लोकेशन एक जगह पे फिक्स नहीं होती उन्हें डीलोकेलाइज्ड कहते हैं। यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर प्रेजेंट है तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही डीलोकलाइजेशन का आधार होता है। जैसे कॉन्जुगेशन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी एटम्स में कार्बन एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, और अलग एटम भी आप ले सकते हैं। इससे नेक्स्ट एटम पे अगर आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आए, नेगेटिव चार्ज नजर आए,
फ्री रेडिकल नजर आए, तो ये सिस्टम भी कॉन्जुगेटेड का पार्ट होता है, पर ऐसे केस के अंदर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होती है। अगर इसमें थोड़ा सा आप आगे बढ़े, फोर्थ एंड द फाइनल रूल जो उस मॉलिक्यूल को फुलफिल करना ही पड़ेगा, उसे कहते हैं, उसे हक्कल रूल को फॉलो करना। देखो हक्कल रूल ये कहता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब देखो n की वैल्यू यहाँ पर स्टार्ट होती है 0 से 100 ओम तक बढ़ती है आपकी, यानी अगर आप n इज इक्वल टू 0 रखें, n इज इक्वल टू 1 रखें, n इज इक्वल टू 2 रखें, इस काइंड से पॉजिटिव इंटीजर रखें फ्रॉम 0 से स्टार्ट करके, तो जो वैल्यू ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आती है वो उसमें होनी चाहिए। जो ऐसा फॉलो करते हैं उन्हें हम एरोमेटिक कहते हैं। एक एग्जांपल का तौर पर देख लेते हैं कि भी एक बड़ा फेमस मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसे आप बेंजीन कहते हैं। अब ये आपका बेंजीन का मॉलिक्यूल हो गया, क्या ये रूल नंबर 1 को फॉलो करता है? तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि मॉलिक्यूल को साइक्लिक होना पड़ेगा। तो क्या आपको ये ओपन चेन कंपाउंड दिखता है या साइक्लिक दिखता है? आंसर आएगा कि साइक्लिक दिखता है। इसका मतलब ये रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा है। अगर इसने 1 को फॉलो कर दिया तो रूल नंबर 2 पे चले जाएंगे हम। रूल नंबर 2 कह रहा था कि भाई मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए। देखो प्लेनर होना डीलोकलाइजेशन के लिए अनिवार्य होता है, इसलिए दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ साथ काम करते हैं। तो क्या इसके अंदर ये प्लेनर है? तो देखो जितने भी कार्बन एटम यहाँ पर शोन है, सभी ने एटलीस्ट कोई ना कोई डबल बॉन्ड बना रखा है। तो जिसने भी डबल बॉन्ड बना रखा होता है उन सभी कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल, ये sp2 होती है, यानी ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल प्लेनर होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये आपके प्लेनर है। तो प्लेनर है तो मतलब रूल नंबर 2 भी ये फॉलो करते हैं। अगर रूल नंबर 2 फॉलो कर दिया तो चलो रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं, जो कहता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके अंदर देखो आपका डबल, सिंगल एंड डबल, इस काइंड से कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये आपको नजर आ रहा है। मैंने आपको सिखाया था कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर कहीं भी प्रेजेंट होगा तो वहां पर मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। और नेक्स्ट तीनों अगर आपने फॉलो कर दी तो रूल नंबर 4 कहता है उसे हक्कल रूल फॉलो करना पड़ेगा। हक्कल रूल कहता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए। अगर आप n की वैल्यू 0 रखो, फिर n इज इक्वल टू 1 रखो, अगर n इज इक्वल टू 0 रखो तो आपका आंसर आता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और n इज इक्वल टू 1 रखो तो आपका आंसर आता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो 6 पाई, इस सिस्टम के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस वजह से आप इसे क्या कहते हैं? एरोमेटिक कहते हैं। यानी आपने सीख लिया एरोमेटिक किसे कहते हैं, वो कौन से सेट रूल्स है जिनको फॉलो करने पे कोई स्पीसीज एरोमेटिक होती है। ओके, तो हेलो एरीन जो शब्द आ गए हम उसी पे, कि हेलो एरीन ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में यूज किया जाता है जिनमें हम आपके एरोमेटिक कंपाउंड के हेलोजन सब्स्टिट्यूट होते हैं, कोई H हटाते हैं और उसकी जगह X लगा देते हैं। जैसे अगर आप बेंजीन में प्रेजेंट, यहाँ हर एक कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और किसी भी हाइड्रोजन एटम को हटा के अगर आप वहाँ पर X लगा देते हो, जैसे मैंने यहाँ पर हटा के Cl लगा दिया, क्लोरोबेंजीन बना दिया इसे, तो क्लोरोबेंजीन अपने आप में हो जाएगा एक हेलो एरीन का एग्जाम्पल। तो ये हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया आज की क्लास के अंदर कि भी हेलो एल्केन कहते किसे हैं, हेलो एरीन कहते किसे हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। धन्यवाद।